जब भी हम ब्रिटिश राज के खिलाफ भारत की लड़ाई की बात करते हैं तो जहन में सबसे पहले कौन सी तारीख आती है? 1857, है ना? लेकिन क्या आपको लगता है कि इतना बड़ा गुस्सा, इतनी बड़ी क्रांति सिर्फ एक साल में अचानक भड़क गई थी? असलियत यह है कि 1857 तो वो ज्वालामुखी था जो पिछले 100 सालों से अंदर ही अंदर सुलग रहा था। 1857 से बहुत पहले भारत के हर कोने में, बंगाल के सन्यासियों से लेकर दक्षिण के पुलिगारों तक, विद्रोह की छोटी बड़ी चिंगारियां लगातार जल रही थीं। और यही वो कहानियां हैं जो 1857 की महान गाथा की असली नींव हैं। अगर आप एसएससी, यूपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इन विद्रोहों के नाम, उनके नेता और उनकी जगह ये सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज 1857 से पहले के उस अनदेखे प्रतिरोध के इतिहास को परत दर परत समझते हैं। तो ये सवाल उठना बिल्कुल स्वाभाविक है कि क्या 1857 से पहले का भारत सच में एकदम खामोश था? क्या ईस्ट इंडिया कंपनी जो कर रही थी उसे सब चुपचाप सह रहे थे? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। देखिए, 1757 में प्लासी की लड़ाई के बाद से ही जैसे जैसे कंपनी की नीतियां भारत की जड़ों में घुसने लगीं, वैसे वैसे ही असंतोष और गुस्से की जमीन भी तैयार होने लगी थी। ये जो छोटे छोटे विद्रोह थे ना, ये दरअसल उस बड़े तूफान की आहट थे जिसे हम सब 1857 के नाम से जानते हैं। तो आज हम इस पूरे टॉपिक को कैसे कवर करेंगे, आइए उसका एक रोड मैप देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उन शुरुआती नागरिक और सिपाही विद्रोहों की जिन्होंने प्रतिरोध की पहली चिंगारी जलाई। उसके बाद हम भारत के आदिवासी इलाकों में चलेंगे और समझेंगे कि उन्होंने अपनी जमीन और पहचान के लिए कैसे लड़ाई लड़ी। फिर हम किसानों के आंदोलनों को देखेंगे जिन्होंने अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों को सीधी चुनौती दी। और हाँ, सबसे आखिर में हम वो करेंगे जो एग्जाम के लिए सबसे ज़रूरी है। हम देखेंगे कि इस टॉपिक से सवाल कैसे बनते हैं और क्या क्या याद रखना है। तो चलिए कहानी के पहले अध्याय से शुरू करते हैं, नागरिक और सिपाही विद्रोह। जरा सोचिए, जब कोई बाहरी ताकत आपके देश में आकर आपकी सत्ता, आपकी जमीन छीन ले तो सबसे पहले कौन आवाज उठाएगा? जाहिर है वो लोग जिनकी गद्दी छिन गई, जैसे स्थानीय राजा, जमींदार और उनकी सेना, और साथ ही वो धार्मिक गुरु जिनकी परंपराओं और मान्यताओं में दखल दिया जा रहा था। प्रतिरोध की जो पहली लहर उठी वो इन्हीं लोगों से उठी। इस शुरुआती विरोध का सबसे बड़ा केंद्र था बंगाल। यहाँ दो बहुत बड़े विद्रोह हुए। पहला था सन्यासी विद्रोह। सोचकर देखिए, एक तरफ बंगाल में भयानक अकाल पड़ा है, लोग भूखे मर रहे हैं, और दूसरी तरफ कंपनी जबरदस्ती टैक्स वसूले जा रही है। इसी अन्याय के खिलाफ कैनास सरकार और विरजा नारायण जैसे सन्यासियों ने हथियार उठा लिए। उनके साथ हजारों किसान भी हो लिए। ठीक इसी समय मजनू शाह और चिराग अली के नेतृत्व में मुस्लिम फकीरों का एक समूह भी कंपनी की शोषण वाली नीतियों के खिलाफ खड़ा हो गया। इन दोनों विद्रोहों में एक बात कॉमन थी, कारण आर्थिक था, लेकिन आंदोलन का चेहरा धार्मिक था। और यहीं से आपका एग्जाम का सवाल बनता है, सन्यासी विद्रोह के नेता कौन थे? फकीर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ये नाम आपको याद रखने ही रखने हैं। लेकिन ये आग सिर्फ बंगाल तक ही सीमित नहीं थी। चलिए थोड़ा दक्षिण की ओर चलते हैं। तमिलनाडु में पॉलीगार, जो असल में स्थानीय सरदार हुआ करते थे, वो वीर पांड्य कत्ता बोमन के नेतृत्व में अपने अधिकार बचाने के लिए लड़े। अब पूर्व में उड़ीसा की तरफ देखिए, वहां के पाइका, जो राजा के सैनिक हुआ करते थे, वो बख्शी जगबंधु के नेतृत्व में तब उठ खड़े हुए जब उनकी टैक्स फ्री जमीनें छीन ली गईं। और अगर हम उत्तर पूर्व में देखें तो असम के आहोम लोगों ने गोमधर कुंवर के नेतृत्व में ब्रिटिश कब्जे को सीधी चुनौती दी। मतलब कहानी हर जगह की अलग थी, लेकिन सबका दुश्मन एक ही था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब हम बात करते हैं 1806 के वेल्लोर विद्रोह की। इसे तो आप स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि कई इतिहासकार इसे 1857 की क्रांति का ट्रेलर कहते हैं। ये पहला मौका था जब कंपनी की अपनी ही फौज के भारतीय सिपाहियों ने इतने बड़े पैमाने पर विद्रोह किया था। और वजह थी नए सैन्य नियम जो सीधे सीधे उनके धर्म पर हमला थे। जैसे आप पगड़ी नहीं पहन सकते, दाढ़ी नहीं रख सकते, माथे पर तिलक या कोई जातीय चिन्ह नहीं लगा सकते। वेल्लोर ने 50 साल पहले ही ये साफ साफ चेतावनी दे दी थी कि अगर सिपाहियों के धर्म और परंपरा से खिलवाड़ हुआ तो वो अपनी बंदूकें अपने ही अफसरों की तरफ मोड़ देंगे। अच्छा, अगर पढ़े लिखे शासकों और ट्रेंड सैनिकों का ये हाल था तो जरा उन लोगों के बारे में सोचिए जिनका तो पूरा जीवन, पूरी दुनिया ही जंगल और जमीन पर टिकी थी। यहीं से हम अपनी कहानी के दूसरे और बहुत महत्वपूर्ण हिस्से में आते हैं, प्रमुख आदिवासी विद्रोह। देखिए, आदिवासियों के लिए जंगल सिर्फ लकड़ी और पत्तों का ढेर नहीं था, वो उनकी पहचान थी, उनके देवता थे, उनका घर था। जब अंग्रेजों ने इस घर पर कानून के ताले लगाने शुरू किए तो ये लड़ाई सिर्फ राजनीतिक नहीं रही, बल्कि अपने अस्तित्व को बचाने का एक महासंग्राम बन गई। आदिवासी विद्रोहों की वजह को अगर आसान भाषा में समझना हो तो बस ये कल्पना कीजिए, एक तरफ अंग्रेज सरकार नए वन कानून बनाकर आदिवासियों को उनके ही जंगल से बेदखल कर रही है।
दूसरी तरफ दिकू यानी बाहरी लोग जैसे साहूकार और जमींदार उनके गांवों में घुसकर उन्हें कर्ज के ऐसे जाल में फंसा रहे हैं जिससे निकलना नामुमकिन है। इसका नतीजा क्या हुआ? उनकी जमीनें छिन गई, उनकी आज़ादी छिन गई। ये सिर्फ कुछ नियमों का बदलाव नहीं था, ये उनकी पूरी दुनिया पर एक हमला था, और इसी हमले के जवाब में उन्होंने तीर कमान उठाए। आदिवासी प्रतिरोध का सबसे बड़ा गढ़ था छोटा नागपुर का पठारी इलाका, जो आज का झारखंड है। यहां एक के बाद एक 3 ऐसे बड़े विद्रोह हुए जो एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी हैं। सबसे पहले कोल समुदाय ने अपनी जमीनें हड़पने के खिलाफ आवाज उठाई। फिर 1855 में यानी 1857 की क्रांति से ठीक पहले सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में संथाल विद्रोह हुआ। ये इतना बड़ा और संगठित था कि इसने ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिलाकर रख दी। और आखिर में बिरसा मुंडा का उलगुलान, जिसका मतलब है महान हलचल। इसने न सिर्फ भूमि अधिकारों की मांग की, बल्कि एक नए आज़ाद समाज का सपना भी देखा। ये तीनों विद्रोह और इनके नेता सिद्धू, कान्हू, बिरसा मुंडा यूपीएससी हो या एसएससी, हर परीक्षा के पसंदीदा सवाल हैं। और ये मत सोचिएगा कि ये संघर्ष सिर्फ छोटा नागपुर तक ही था। नहीं, पश्चिम में महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा पर भील समुदाय ने सेवराम के नेतृत्व में विद्रोह का झंडा बुलंद किया। वहीं उत्तर पूर्व में जब अंग्रेजों ने खासी पहाड़ियों को काटकर सड़क बनाने की कोशिश की, तो तीरथ सिंह के नेतृत्व में खासी लोगों ने उनका जबरदस्त विरोध किया। इससे एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, चाहे पूरब हो या पश्चिम, उत्तर हो या दक्षिण, जंगल और जमीन पर जब भी हमला हुआ, उसका जवाब हर जगह से मिला। राजा लड़े, सैनिक लड़े, आदिवासी लड़े। लेकिन अब बात करते हैं उस वर्ग की जो ब्रिटिश राज की चक्की में शायद सबसे ज्यादा पिस रहा था, और वो था भारत का किसान। कंपनी की नई नई लगान नीतियां, जमींदारों का अत्याचार और मुनाफे के लिए मील जैसी फसलों की जबरदस्ती खेती, इन सब ने मिलकर किसान को उसकी ही जमीन पर गुलाम बना दिया था। और जब सब्र का बांध टूटा तो किसान आंदोलनों का सैलाब आ गया। किसानों के दर्द को ये एक वाक्य पूरी तरह बयां कर देता है। किसानों को अपनी सबसे उपजाऊ जमीन पर नील उगाने के लिए मजबूर किया गया, जिसमें उन्हें कोई फायदा नहीं था। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये उन लाखों किसानों की पीड़ा है, उनकी बेबसी है जो उस दौर में जी रहे थे। और इसी पीड़ा से जन्म हुआ भारत के इतिहास के एक सबसे सफल और संगठित किसान आंदोलन का, जिसे हम नील विद्रोह कहते हैं। बंगाल में हुए इस नील विद्रोह की कहानी को हम 4 स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, जबरदस्ती। अंग्रेज बागान मालिक किसानों को थोड़ा सा कर्ज देकर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेते थे, और फिर उन्हें अपनी सबसे अच्छी जमीन पर बाजार भाव से बहुत कम कीमत पर नील उगाना पड़ता था। दूसरा, प्रतिरोध। दिगंबर बिस्वास और विष्णु बिस्वास के नेतृत्व में हजारों किसानों ने साफ कह दिया, हम नील नहीं उगाएंगे चाहे हमारी जान चली जाए। तीसरा और सबसे खास, एकता। इस आंदोलन में हिंदू और मुस्लिम किसानों ने कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी। और चौथा, नतीजा। ये एकता इतनी ताकतवर थी कि पहली बार ब्रिटिश सरकार को किसानों के सामने झुकना पड़ा और उनकी रक्षा के लिए एक कमीशन बनाना पड़ा। ये आंदोलन एकता और सफलता की एक मिसाल है। नील विद्रोह अकेला नहीं था। देश के अलग अलग हिस्सों में किसान अपने हक के लिए लड़ रहे थे। बंगाल के पाबना में किसानों ने गैर कानूनी तरीके से बढ़ाए गई लगान के खिलाफ आंदोलन किया। महाराष्ट्र के दक्कन इलाके में किसानों ने साहूकारों के बही खाते और कर्ज के कागजात जला दिए। दक्षिण में केरल के मालाबार तट पर मोपला किसानों का लंबा संघर्ष जमींदारों के खिलाफ था। और फिर बिहार के चंपारण में महात्मा गांधी ने तिनकटिया सिस्टम के खिलाफ सत्याग्रह का नेतृत्व किया, जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक बिल्कुल नई दिशा दी। हर आंदोलन की जगह और वजह थोड़ी अलग थी, पर सबका मकसद एक ही था, शोषण से आज़ादी। तो ठीक है, हमने पूरी कहानी समझ ली, इतिहास को जान लिया। लेकिन अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि एग्जाम में इससे नंबर कैसे मिलेंगे। चलिए अब इस पूरे टॉपिक को एक परीक्षक की नज़र से देखते हैं और ये समझते हैं कि सवाल आखिर बनते कैसे हैं और उन्हें हल करने की सही ट्रिक क्या है। इस टॉपिक से जो सबसे कॉमन टाइप का सवाल बनता है वो है मैच द फॉलोइंग, यानी सही मिलान करें। एक तरफ आपको विद्रोह के नाम दिए होंगे और दूसरी तरफ उनके नेताओं के। जैसे संथाल विद्रोह को आप किससे मिलाएंगे? सिद्धू कान्हू से। मुंडा विद्रोह को बिरसा मुंडा से। पॉलीगार विद्रोह को वीर पांडे कत्ताबोमन से। और अहोम विद्रोह को गोमधर कुंवर से। ये सवाल देखने में तो आसान लगते हैं, लेकिन एग्जाम के प्रेशर में कन्फ्यूजन हो जाता है। इसका एक ही इलाज है, बार बार रिवीजन। इन जोड़ियों को आपको अच्छे से रटना ही होगा।
इस पूरे टॉपिक की तैयारी के लिए बस ये 3 का नियम याद रखिए। आपको हर विद्रोह के बारे में सिर्फ और सिर्फ 3 चीजें पता करनी है। पहला, उसका नेता कौन था। दूसरा, वो किस समय या साल में हुआ। और तीसरा, वो किस जगह या क्षेत्र में हुआ। लीडर, ईयर एंड रीजन। अगर आपने हर विद्रोह के लिए इन 3 पॉइंट्स का एक छोटा सा टेबल बना लिया तो रिवीजन करने में मिनट लगेंगे और एग्जाम में गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। ये इस टॉपिक को तैयार करने का सबसे स्मार्ट तरीका है। तो चलिए, अब तक हमने जो भी अलग अलग विद्रोहों की बातें की, उन सभी बिखरे हुए धागों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाते हैं, क्योंकि ये सब अलग अलग घटनाएं होते हुए भी एक ही बड़ी कहानी का हिस्सा थीं, और वो कहानी थी ब्रिटिश राज के खिलाफ भारत के प्रतिरोध की। तो आज की इस पूरी चर्चा से हमें क्या 5 सबसे जरूरी बातें याद रखनी है। पहली बात, अंग्रेजों का विरोध 1857 में अचानक शुरू नहीं हुआ, ये 100 साल से लगातार चल रहा था। दूसरी बात, इन विद्रोहों की वजहें अलग अलग थीं, कहीं आर्थिक, कहीं राजनीतिक, तो कहीं धार्मिक। तीसरी बात, इन्हें आसानी से समझने के लिए हम 3 ग्रुप्स में बांट सकते हैं: नागरिक, आदिवासी और किसान आंदोलन। चौथी बात, हर विद्रोह को एक मजबूत स्थानीय नेता ने दिशा दिखाई। और पांचवी, सबसे अहम बात, भले ही अंग्रेजों ने इन सभी विद्रोहों को क्रूरता से दबा दिया, लेकिन इन्हीं विद्रोहों ने वो जमीन तैयार की जिस पर 1857 की क्रांति और बाद में पूरे स्वतंत्रता संग्राम की इमारत खड़ी हुई। और अब जाते जाते आपके सोचने के लिए एक सवाल। ये सारे विद्रोह स्थानीय थे, मतलब लोकल लेवल पर थे, और अंग्रेजों ने इन्हें एक एक करके आसानी से कुचल दिया। तो फिर सोचिए, इन छोटी छोटी हारों ने मिलकर एक बड़ी अखिल भारतीय जीत की नींव कैसे रखी। इन असफलताओं से हमारे आने वाले स्वतंत्रता सेनानियों ने ऐसा क्या सबक सीखा कि वो आगे चलकर पूरे देश को एक साथ खड़ा कर पाएं। इसका जवाब ही भारतीय राष्ट्रवाद के जन्म की कहानी है। इस पर जरूर सोचिएगा। मिलेंगे अगले विश्लेषण में।